नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब एक डाइपोल है और उस वहाँ पर जो कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग उसका पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना होगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बी इज इक्वल टू 1/4 पाइप स्ले नॉट इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कि आर है वो क्या है, ओ से पी क्या डिस्टेंस है, और जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और वो कितना है, पी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हम लोग शुरू से ही मानते आ रहे हैं। एंगल दोनों के बीच का किसका, पोजीशन वेक्टर और जो डाइपोल मोमेंट है उसके बीच का एंगल थीटा। यहाँ पर जो कि पी कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर यही वाला एंगल डाल देंगे, और आर का वैल्यू कितना होगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और पी का वैल्यू भी। फिर है जो कि एक्सियल पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कितना होगा। एक्सियल पॉइंट का मतलब उसी के एक्सिस में, उसी के अलाउंग, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो इस डायरेक्शन में। तो पॉइंट पी पर यदि हम इस डायरेक्शन में पॉइंट पी पर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट और वेक्टर आर, जो पोजीशन वेक्टर हम लोग जिसको कह सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। या फिर यदि इस तरफ होगा तो क्या होगा, P और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि इस तरफ निकालेंगे, जो डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट साइड के डायरेक्शन में यदि हम निकालेंगे पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, और यदि हम लोग उसी के डायरेक्शन में निकालेंगे तो cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ गया, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 0 रखा था और यहाँ पर हम लोगों ने 180 रखा था। तो एक्सियल पॉइंट पर दो वैल्यू आ गया, निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। फिर इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि जो डायपोल है उसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वही क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। और दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पर तो ड्रॉ किए लेकिन तिरछा कर दिए तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, और थीटा 90 कितना होता है, cos थीटा 90, मतलब उसका वैल्यू 0। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0, किस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। फिर एक सिस्टम एक पीछे छूट गया था पोटेंशियल, कि बहुत सारे चार्ज रहेंगे तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारे चार्ज यहाँ पर है और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, पॉइंट पी पर पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1/4 पाइप सिलेंडर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट पी पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाइप सिलेंडर इंटू Q1/R1। फिर उसी प्रकार से पॉइंट पी पर Q2 की वजह से पोटेंशियल जो होगा 1/4 पाइप सिलेंडर इंटू Q2/R2। उसी प्रकार से सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और यहाँ पर है जो कि कॉमन लेकर के बाहर कर लिया गया है, और जितने चार्ज रहेंगे उसी प्रकार से उतना जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो कि एक लीनियर चार्ज है, एक वायर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है और उसके कुछ डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का, 1/4 पाइप सिलेंडर नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl बाई वेक्टर r माइनस वेक्टर ri। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और dl क्या है, वहाँ पर छोटा सा चार्ज कट किया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वेरी स्मॉल लेंथ कट किया गया है उस टायर के वायर के ऊपर से। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4 पाइप सिलेंडर नॉट इंटू, ये कॉमन लेकर के बाहर इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता है और एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इंटीग्रेट कर देंगे, सिग्मा ds क्या है, छोटा सा एरिया है। फिर उसी प्रकार से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वो उतना ही होगा, 1/4 पाइप सिलेंडर नॉट इंटू, यहाँ पर है जो कि रो लेना है, और ये रो क्या है,
सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और ये dV क्या है, छोटा सा वॉल्यूम है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है, मतलब एक चूड़ी की तरह है, चूड़ी जो औरत पहनती है, उस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो वो सर्किल क्या आकार का होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ रेडियस होता है, और यहाँ पर पॉइंट ओ को हम लोगों ने सेंटर मान लिया है, और उसका रेडियल कैपिटल आर, और यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस है। जब भी हम लोग कभी ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे तो रेडियस को बहुत छोटा मानेंगे। चूड़ी का मैंने डेफिनेशन एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि समझ में आए, और इसके ऊपर पूरे रिंग के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, और कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, वो भी बताएंगे। पोटेंशियल और डिस्टेंस आर का ग्राफ जो बढ़ेगा वो इस प्रकार से होगा, और यहाँ तक देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस आर के पैरेलल आ रहा है, एक्सिस आर के पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा कहाँ तक, जहाँ जितना सर्किल है, सर्किल का रेडियस है वहाँ तक, और उसके बाद पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, घटता जा रहा है। इसके सरफेस पर जो रिंग था उसके सरफेस पर क्या होगा पोटेंशियल, 1/4 पाइप सिलेनॉट इंटू क्यू बाय कैपिटल आर, पोटेंशियल होगा सरफेस के ऊपर, और वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे होगा वो भी बताएंगे। V इज इक्वल टू 1/4 पाइप सिलेनॉट इंटू क्यू बाई आर, कहाँ पर होगा, जहाँ पर स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। कहने का मतलब यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि सरफेस से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का, V इज इक्वल टू 1/4 पाइप सिलेनॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई आर। उसके बाद फिर है जो सेल है उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाइप सिलेनॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब यहाँ पर जो सेल है इसके अंदर कहीं पर भी हम लोग पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो वो कितना होगा, 1/4 पाइप सिलेनॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। क्यों होगा, क्योंकि इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल वैरी करेगा ही नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और E इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। यहाँ पर से जो dV/dr है उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ऐसा यूनिट आ गया, और वो क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि भी जो पोटेंशियल होता है वो वोल्ट में होता है और आर मीटर में होता है, तो वोल्ट पर मीटर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट। कभी कभी हम लोग इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, तो कंडक्टर है उसके बीच में दो पैरेलल कंडक्टर है और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो V/d, V क्या है, पोटेंशियल है। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर भी हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E.dr, और जो ये dr है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, इन्फिनिटी से जिस पोजीशन तक पूछेगा या जिस पोजीशन पर पूछेगा वहाँ तक का। फिर नेक्स्ट आता है कि पोटेंशियल सरफेस, ये पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ये होता है कि ये होता है एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सेम आएगा। और उसके कुछ प्रॉपर्टी भी हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही है और ये दो अलग अलग पोजीशन है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करने में वर्क का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। वो एक इसका प्रॉपर्टी है, नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस,
मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कहीं पर भी तुम चार्ज को लाओ या ले जाओ, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है उसका प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल हम आपको देते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है इसको पार करके, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब कहीं पर भी हम लोग पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्रकार से कहीं पर भी ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होगा, वो इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में हो या प्लेन के रूप में हो, वो स्फेरिकल भी हो सकता है। और कैसे होगा, कब होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा आकृति का होता है वो भी हम लोग देखेंगे। इक्विपोटेंशियल जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर ए पॉइंट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा या नहीं करता है। फिर हमें जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं, और वो किस सिस्टम की वजह से कैसा बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो आकृति होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर जो कि एक चार्ज दिख रहा है प्लस क्यू, और इसकी वजह से यदि कोई कहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए या ज्ञात करने के लिए, तो कैसा होगा, एक स्फेयर के रूप में होगा, और वो इस प्रकार से होगा। ये जो सर्किल बन रहा है वास्तव में सर्किल नहीं है, सर्किल ये एक स्फेयर है, और जो सर्किल की तरह यहाँ पर लग रहा है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इसमें इस लाइन पर कहीं पर भी हम लोग पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, सभी जगह बराबर आएगा। इस सर्किल पर भी किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसका वैल्यू सेम होगा। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का ये पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा नहीं है। इस सर्किल के ऊपर कहीं पर भी पोटेंशियल डेवलप करेंगे या ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फिर उसी प्रकार से जितने सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, वास्तविक में यह स्फेयर के रूप में होता है, लेकिन 2D हम लोग का कॉपी है तो इसलिए क्या सर्किल ही दिख रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब दो अगर चार्ज रहेगा, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि दो इक्वल चार्जेस है और अपोजिट इन नेचर है, तो ऐसी परिस्थिति में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनेगा निगेटिव चार्ज की वजह से। यह हाथ से सर्किल गोल ठीक से नहीं बन रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फिर इस प्रकार से एक और ड्रॉ कर देते हैं, शायद 3 में समझ में आ जाए।
यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर जो कि डिस्टेंस इधर कम है और इधर ज़्यादा है, ये जान करके किया गया है और ये ऐसा ही होता है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इसी प्रकार से आएगा, और जो बड़ा वाला आएगा वो इस प्रकार से हो सकता है, बड़ा करके कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, तो हम लोग इस प्रकार से दिखा भी सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी सरफेस के ऊपर, सारे सरफेस के ऊपर से परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से। सभी डायरेक्शन में होगा और वो परपेंडिकुलर होगा। फिर हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट एट इक्विपोटेंशियल एट अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर अपोजिट चार्ज की वजह से नहीं बनेगा, ये बनेगा जब भी इक्विपोटेंशियल तो सेम चार्जेस रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम होगा, तभी है जो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। और यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करेंगे तो इस प्रकार से होगा, फिर उसी प्रकार से करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखने में परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, लेकिन समझना क्या है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी जो होगा ये इधर की ओर जाता हुआ मुड़ता हुआ और ये इस डायरेक्शन में मुड़ता हुआ। फिर यदि हम लोग कहेंगे कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अपोजिट चार्ज का सिस्टम है तो उसके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। टू अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर दिख रहा होगा कि इधर निगेटिव की तरफ और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो सरफेस है वो थोड़ा नज़दीक है, और जैसे जैसे निगेटिव चार्ज से इधर दूर जाते हैं इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसा ही सरफेस होता है। और यहाँ पर भी वही बात है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस कम है, और जैसे इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस जो रेडियस है वो बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पर सर्किल ठीक से बना नहीं है, हाथ से बनाया गया है तो, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है और निगेटिव टर्मिनल पर जाकर के समाप्त हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तुम लोग पहले ही देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए वो एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल पर जाकर के समाप्त होता है। तो वो इस प्रकार से होगा, जैसे जैसे सर्किट बड़ा होता जाएगा ये और बड़ा होता जाएगा इस प्रकार से। फिर देखते हैं कि एक और कि जो नेक्स्ट सिचुएशन है कुछ ऐसा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैसी परिस्थिति में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस प्रकार से ड्रॉ होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3D में है, यहाँ पर 2D में जैसा लग रहा है लेकिन ये 3D है। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कुछ इस प्रकार से होगा, स्क्वायर के रूप में या रेक्टेंगल के रूप में।
और ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दर्शाया गया है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, बल्कि इस सरफेस के ऊपर कहीं पर भी पोटेंशियल हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। इस सरफेस के ऊपर कहीं भी ज्ञात करेंगे तो इस सरफेस के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा, न कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ये नहीं होगा। क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर कहीं पर भी पोटेंशियल ज्ञात करेंगे वो सेम होगा इस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर। ये सरफेस का पोटेंशियल अलग होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल अलग आएगा, और इस सरफेस का पोटेंशियल अलग आ सकता है। फिर है जो कि पोटेंशियल का इस